यूट्यूब चैनल वी कॉमर्शियन यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बिजनेस स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम अकाउंटेंसी के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। अकाउंटेंसी में सब्सक्रिप्शन टॉपिक पढ़ा था। आई होप आप सभी ने वो अच्छे से किया होगा, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आज की क्लास में अगर जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू कीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन टॉपिक की सारी प्रॉब्लम, आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, आज की क्लास में बेसिकली भी हम बिजनेस स्टडीज़ की ही सब्जेक्ट की इसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम चैप्टर नंबर आपका स्टाफिंग चैप्टर है, बेसिकली चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं हम, स्टाफिंग चैप्टर, राइट। इसी में हमने कुछ टॉपिक्स कर लिए थे, रिक्रूटमेंट टॉपिक कर रहे थे। एंड रिक्रूटमेंट टॉपिक में हमने लास्ट क्लास में मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट एंड इट्स प्रोसेस, ये दो चीज़ें पढ़ी थी, राइट। स्टाफिंग के अंदर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस तक हमने पढ़ा था। आज उसी प्रोसेस को, उसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक है जिसे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, टॉपिक है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोसेस कराया था, बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो मिले आपको उसकी नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए। चलिए आज की स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे ही जब मैंने आपको रिक्रूटमेंट का मीनिंग बताया था एंड उसका प्रोसेस किया था, प्रोसेस में बेसिकली हमने 4 स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं, यही बताया था मैंने आपको, राइट। सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कितने लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि रिक्रूटमेंट का मीनिंग ही क्या है। रिक्रूटमेंट का मीनिंग ही ये होता है कि हमें सर्च करना है पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को और देन उन्हें अट्रैक्ट करना कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप करने होते हैं, सबसे पहले हमें देखना होता है कि कितने लोगों की ज़रूरत है हमें, राइट। कितने लोगों की ज़रूरत है हमें ये देखना होता है, यानी कि हम रिक्विजिशन करते हैं, हम ये देखते हैं कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, जो रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फर्स्ट स्टेप के अंदर परफॉर्म करते हैं। आफ्टर दैट हमने देख लिया हमें 5, 10, 50 जितने भी लोगों की ज़रूरत है, हमें नंबर्स का पता चल गया है, टाइप्स का पता चल गया है, किस किस तरीके के लोगों की, किस फील्ड के लोगों की ज़रूरत है, क्या नॉलेज उन्हें चाहिए होगी, सब चीज़ें अब हमें पता है। इसके बाद हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सोर्स फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा सोर्स होगा जिसका हम यूज़ करेंगे और एम्प्लॉयज़ को, जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें अट्रैक्ट करेंगे, उन्हें परस्यू करेंगे कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो, राइट। उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। तो ज़रूरी ये है कि पहले सोर्स तो डिसाइड कर लें कि आखिर कौन सा सोर्स है। तो अब सोर्स कौन सा है, इसके लिए पहले ये जानते हैं कि कितने टाइप के सोर्सेज होते हैं। क्योंकि स्टूडेंट देखिए, एम्प्लॉयज़ तो हमें सही तब मिलेगा जब सोर्स सही होगा। अगर सोर्स ही गलत चूज़ कर लिया तो राइट एम्प्लॉयज़ भी नहीं चूज़ कर पाएंगे, वहीं पे हमसे मिस्टेक हो जाएगी। तो बेसिकली सबसे पहले देखेंगे, अगर सोर्सेज की बात करें जहाँ से हम एम्प्लॉयज़ को चूज़ कर सकते हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे किया जाता है। तो बेसिकली टू टाइप्स होते हैं आपके सोर्सेज के। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 इज़ इंटरनल सोर्स, इंटरनल सोर्स होता है आपका, और सेकेंड 1 इज़ एक्सटर्नल सोर्स। ये दो सोर्सेज होते हैं आपके रिक्रूटमेंट के। अब देखिए, वर्ड्स आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं। इंटरनल मतलब इंटरनल सोर्स है, यानी कि सोर्स कहाँ है आपका, ऑर्गेनाइजेशन में ही है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ही हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आज की क्लास में वही देखेंगे हम। दूसरा आपका वे है एक्सटर्नल सोर्स, कि हम इंटरनली जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको नहीं हम यूज़ करने वाले, हम न्यू एम्प्लॉयज़ को, न्यू
कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेंगे, न्यू कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेंगे, राइट। हमें न्यू यंग ब्लड चाहिए, न्यू जनरेशन को, हमें न्यू एम्प्लॉयज़ को, आउटसाइडर वर्ल्ड से जो है एम्प्लॉयज़ को चूज़ करना है, तो वहाँ हम एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करेंगे। तो दो सोर्सेज होते हैं, एक सोर्स जो कि हमारा है, देखिए अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है तो एक सोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विद इन है तो इंटरनल, जो बाहर है आउटसाइड ये वर्ल्ड है तो इस अगर आउटसाइड वर्ल्ड से ले रहे हैं हम तो एक्सटर्नल सोर्स होगा। तो बेसिकली टू टाइप्स के सोर्स हो गए आपके, ठीक है। आज की क्लास में स्टूडेंट हम इंटरनल सोर्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक्सटर्नल सोर्स को। सो चलिए इंटरनल सोर्स को देखते हैं हम। बेसिकली इंटरनल सोर्स मीन्स इतना तो बता दिया, जितने एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं मेरे पास उन्हीं का यूज़ करके हम क्या करेंगे, वैकेंट पोस्ट को फिल करना है हमें, राइट। कि हमारे पास सपोज 50 एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में या उस डिपार्टमेंट में, अब उनमें से ही मैं क्या करूँगी, अगर कोई एक पोस्ट वैकेंट हुई है तो उस पोस्ट को फिल करूँगी। क्या क्या तरीके होंगे, कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकती हूँ मैं इंटरनल सोर्स में, तो देखते हैं। देखिए आप खुद से देखिए, तीन होते हैं, बेसिकली तीन वेज होते हैं, वन बाय वन करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले नेम्स देखते हैं, ओके। पहला तरीका है आपका ट्रांसफ़र, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा तरीका है प्रमोशन कर सकते हैं। एंड थर्ड वे है आपका ले ऑफ। अब क्वेश्चन आ रहा होगा ले ऑफ क्या होता है, तो चलिए वन बाय वन करके तीनों वेज को डिस्कस करेंगे हम कि किस तरीके से हम इंटरनली अपनी वैकेंट पोस्ट को फिल करेंगे, इंटरनल एम्प्लॉयज़ का यूज़ करेंगे। क्योंकि माइंड में ये आ रहा होगा ना कि अगर 100 एम्प्लॉयज़ है तो वो तो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। अगर वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और एक पोस्ट वैकेंट हुई है, अगर एक पोस्ट खाली हुई है, वैकेंट हुई है, तो उसे कैसे फिल करेंगे, उसके लिए तो एक और एम्प्लॉय चाहिए ना, टोटल 101 होने चाहिए, राइट। तो कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहला तरीका ट्रांसफ़र करके। देखिए ट्रांसफ़र में बेसिकली क्या होता है कि हम एक एम्प्लॉय को, हमें ऐसा लगा कि हमारा सपोज हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन की दो ब्रांचेज हैं, सपोज हमारी ऑर्गेनाइजेशन की दो ब्रांचेज है, एक ब्रांच ए है और एक ब्रांच बी है, राइट। यहाँ पे भी सेल्स डिपार्टमेंट है, यहाँ भी सेल्स डिपार्टमेंट है। अब क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, एक दो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ है और यहाँ पे वैकेंट हो गई है पोस्ट, या फिर इस ब्रांच के पास काम ज़्यादा आ गया है सेलिंग का, अभी मुझे एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ काम इतना नहीं है, तो क्या कर सकती हूँ मैं, ब्रांच बी से ब्रांच ए में एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर दूंगी। यानी कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक पर्सन को एक जॉब से अनदर जॉब में शिफ्ट करते हैं, एक डिपार्टमेंट से अदर। अब देखिए यहाँ एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र किया, या फिर एक डिपार्टमेंट से अदर डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं। और जब शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, पोस्ट सेम रहती है आपकी, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिव, आपका स्टेटस सेम रहेगा, क्योंकि पोस्ट सेम है तो स्टेटस भी होगा सेम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी क्या होंगी, वो भी सेम रहेगी। जस्ट क्या किया गया है बच्चे, आपका ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है, ट्रांसफ़र करके जस्ट ट्रांसफ़र किया गया है और कुछ नहीं किया है। तो जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, कहीं हमारे पास ओवर हो रहे हैं, ओवर स्टाफ है किसी डिपार्टमेंट में, और कहीं पे अंडर स्टाफिंग है, तो जहाँ ओवर स्टाफिंग है वहाँ से लेकर अंडर स्टाफिंग वाली जो ब्रांच है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये इंटरनल वे होता है, इससे आपके ऊपर एक्सटर्नल कोई बर्डन, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती है, कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग आपको नहीं देनी, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आ रहा है। आप क्या कर सकते हो, जस्ट वैकेंट पोस्ट है और उसे फिल कर सकते हो। आपने देखा है गवर्नमेंट, प्राइवेट, सभी जॉब्स में क्या होता है, गवर्नमेंट में तो मोस्टली होता है कि ट्रांसफ़र होता रहता है एम्प्लॉयज़ का, गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता रहता है एम्प्लॉयज़ का, कि
कुछ सालों के बाद एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेंट्रल लेवल की है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि आपका प्रमोशन के साथ भी ट्रांसफ़र हो सकता है या नॉर्मल ट्रांसफ़र भी हो सकता है कि सेम पोस्ट पे हो, लेकिन अभी सपोज देखिए आपके स्कूल की 2 ब्रांचेज हैं, तो क्या किया, एक ए ब्रांच है एक बी ब्रांच। इस टाइम यहाँ कॉमर्स की स्टडी नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, 2 टीचर चाहिए कॉमर्स के लिए, अकाउंटेंसी की ही 2 टीचर चाहिए। तो क्या किया, यहाँ एक्स्ट्रा थे तो बी स्कूल में शिफ्ट करा दिया, ट्रांसफ़र कर दिया उनका। तो ये होता है इंटरनल सोर्स, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटस सब सेम होता है। सेकेंड आता है वे आपका प्रमोशन। नेम देखिए शो कर रहा है प्रमोशन। क्या किया जाएगा बेसिकली प्रमोशन में कि जो लोअर रैंक के एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको प्रमोशन कर दिया, यानी उन्हें शिफ्ट कर दिया अपर रैंक पे। अब देखिए ट्रांसफर में रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटस सब सेम था, यहाँ पे प्रमोशन लोअर से अपर रैंक पे ट्रांसफर हो रहा है, तो आपका क्या होगा, स्टेटस सेम रहेगा या बढ़ेगा, फटाफट बताइए। अप होगा स्टेटस, सैलरी भी अप होगी। अच्छा स्टेटस बढ़ गया, सैलरी भी बढ़ गई, ठीक है, सब कुछ तो बढ़ा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी या सेम ही रहेगी, अभी भी उतनी ही लोअर पोस्ट वाली रहेगी? नहीं, अगर स्टेटस बढ़ा है, सैलरी बढ़ी है, प्रमोशन हुआ है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी। जैसे आप स्टूडेंट्स देखिए 11th क्लास में सपोज बच्चे थे, ठीक है, अब 12th क्लास में प्रमोट हुए हैं, तो क्या हुआ, अब लेवल भी तो बढ़ेगा ना आपकी स्टडी का। अब ऐसा नहीं है कि 12th क्लास में प्रमोट हो गए, सबसे सीनियर 10 सीनियर स्टूडेंट हो चुके हैं आप, राइट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी 11th क्लास की बुक्स ही पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, या उतनी ही अब आप 12th में आ गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, बोर्ड के एग्जाम्स भी हैं, बुक्स का स्टडी का लेवल भी इंक्रीज हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो वही यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एक पोस्ट वैकेंट हुई है तो वह उसे हम कैसे फिल कर सकते हैं, एक तरीका बाहर से अपॉइंट कर लो, दूसरा तरीका और भी अच्छा है ना कि जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें प्रमोट कर दो। सपोज यहाँ कितने थे आपके, ए बी सी डी 4 एम्प्लॉयज़ थे, डी जो है रिटायर हो गया, डी रिटायर हो गया, पोस्ट हो गई वैकेंट, अब डी नहीं है, लीजिए डी को मैंने कर दिया रब, ठीक है, अब डी को जैसे ही मैंने रब किया, डी को तो रिटायरमेंट मिल गया, तो अब क्या करो, सी को यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, बी को यहाँ ट्रांसफ़र कर दो और ए को यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। यहाँ फ्लोर लेवल पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं, हमने ट्रांसफ़र किया, इससे क्या फ़ायदा होता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन आता है, अच्छा काम करेंगे तो हमें प्रमोशन मिलेगा, हमारा करियर भी और अच्छा होगा, राइट, तो इससे ज़्यादा काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, तो ये फ़ायदा होता है। अच्छा एक बात बताइए कि क्या सिर्फ प्रमोशन ही होता है ऑर्गेनाइजेशन में? अच्छा क्या आपकी क्लास में सारे बच्चे 11th से 12th में और 10th से 11th में सारे के सारे शिफ्ट हुए थे? जो बच्चा अच्छा स्टडी नहीं करेगा तो क्या वो भी पास हो जाएगा, वो भी प्रमोट होके 12th में आ गया और वो भी प्रमोट होके 10th वाले 11th में आए? बताइए, नहीं, जो अच्छा काम नहीं करते वो क्या हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, उन्हें अगेन वही क्लास उसी में स्टडी करना पड़ता है। तो अगर 10th के हैं तो 10th में ही स्टडी करेंगे, 11th के हैं तो 11th में ही स्टडी करेंगे अगर अच्छा वर्क नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा है और एक देखिए अभी भी क्या था, ए बी सी डी यही एम्प्लॉयज़ हैं, ये वाली पोस्ट अब की वैकेंट हुई है, ए वाली पोस्ट वैकेंट हो गई है हमारी, ठीक है, ए पोस्ट वैकेंट हुई है हमारी। अब अगर ये पोस्ट वैकेंट हुई और ये सी एम्प्लॉय अच्छा काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, बी तो अच्छा कर रहा है, ए भी अच्छा कर रहा है, सी ने, तो सी का डिमोशन करके इस वाली पोस्ट पे ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी आप समझ रहे हैं कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि प्रमोशन ही होता है, जब पोस्ट फिल की जाती है तो वो दोनों तरीके से हो सकती है, प्रमोशन से भी डिमोशन से भी। ये जो टर्म होगी इसके लिए कौन सी टर्म यूज़ करेंगे, डिमोशन, तो यहाँ पे क्या हो गया,
डिमोशन कर दिया, यानी आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दी क्योंकि आप काम ही नहीं करते हो। उसके साथ साथ आपका स्टेटस भी तो कम होगा, आपकी सैलरी भी कम होगी, सब चीज़ें कम होंगी, इफेक्ट पड़ेगा ना। समझ आया, पनिशमेंट मिल रही है एक तरीके से, और इस तरह भी हम अपनी पोस्ट को फिल करते हैं। सो ये आपका इंटरनल सोर्स का सेकंड वे है, प्रमोशन। देन देखिए थर्ड वे आया आपका, थर्ड लास्ट वे, ले ऑफ। अब ले ऑफ का मीनिंग क्या होता है, तो देखिए ले ऑफ या इसके लिए हम कह सकते हैं रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट यानी कि हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। अब इनका मीनिंग क्या है, सेपरेशन कर देना, सेपरेशन फ्रॉम, सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम देयर पोस्ट, राइट, उनकी पोस्ट से उन्हें सेपरेट कर दिया, या हम कह सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से ही सेपरेट कर दिया, उनको निकाल दिया। अब निकालते टाइम किस बेसिस पे निकाला, टेम्परेरी बेसिस पे हमने निकाला है, ये कह के कि अभी काम नहीं है, अभी काम नहीं है तो हम आपको निकाल रहे हैं, जब हमें नीड होगी आपको अगेन बुला लेंगे। तो इस तरीके से ये जो ले ऑफ है ये भी एक तरीका होता है फिल करने का। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम आप तो कह रहे हो फिल करना है, यहाँ तो निकाल रहे हैं, तो इससे कैसे फिल हो रहा है, इससे तो एक और पोस्ट वैकेंट हो जाएगी ना, राइट, यही माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। तो देखिए जब ले ऑफ करते हैं तो उस टाइम ये प्रॉमिस भी किया जाता है, ये ले ऑफ किस लिए होता है, हमारे पास काम नहीं है, तो ये होता है ड्यू टू लैक ऑफ वर्क, राइट, लैक ऑफ वर्क, काम की कमी है, इस वजह से हमने निकाला है एक एम्प्लॉय को, ले ऑफ किया है उसका, टेम्परेरी बेसिस पर होता है ये। अब जब काम आएगा, जब डिमांड होगी, हम क्या करेंगे, जैसे ही डिमांड होगी उस टाइम पर वैकेंट हो जाएगी पोस्ट, उस टाइम पे लोगों की ज़रूरत होगी, तो हमने जिसे सेपरेट किया था उसे अगेन बुला लेंगे, और वो भी रेडी होता है, वो अगेन आ जाएगा जब काम मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, किसी और को अपॉइंट तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये एक तरीका होता है कि जिसे हमने निकाला है उसे ये कहते हैं कि जब काम मिलेगा आपको बुला लिया जाएगा। और इस तरीके से हम क्या कर देंगे, उस वैकेंट पोस्ट को फिल कर देंगे। तो इसके लिए हमें किसी को कोई एडवर्टीजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली जो एम्प्लॉय हमारे, जो हमारे ओल्ड एम्प्लॉय थे उन्हीं को अगेन वर्क पे अपॉइंट कर लिया जाएगा जब नीड होगी। तो ये था आपका ले ऑफ। बेसिकली ये 3 स्टेप्स होते हैं हमारे, ये 3 वेज होते हैं हमारे, 3 वेज हैं हमारे किस चीज़ के, रिक्रूटमेंट के। लेकिन यहाँ रिक्रूटमेंट कैसे हुआ है, ये रिक्रूटमेंट हुआ है इंटरनली। ये 3 सोर्सेज हैं जो इंटरनल सोर्स हैं। अब ये अगर हम देखिए, इससे हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसके फ़ायदे तो बहुत हैं। देखिए जब इंटरनली होता है, एम्प्लॉयज़ बहुत मोटिवेटेड होते हैं इससे, राइट, झगड़े भी नहीं होते, नया एम्प्लॉय नहीं आएगा, बहुत लॉन्ग टाइम से वही एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पीस आएगी। ठीक है, सिलेक्शन करना बहुत इजी होता, कोई इंटरव्यू नहीं कराना, कोई खास हमें एम्प्लॉयज़ के लिए कोई हमें कोई रिस्क नहीं होता है, तो ईजिली सिलेक्शन करा सकते हैं, कोई खास कॉस्ट भी नहीं आती हमारी। लेकिन इसका लॉस ये होता है कि इससे हम देखिए लिमिटेड सिलेक्शन कर सकते हैं, लिमिटेड सिलेक्शन होगा, क्योंकि अगर हमारे पास सपोज 3 4 10 ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमें, हम इंटरनल सोर्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ हमें बहुत ज़्यादा सपोज 50 लोगों की ज़रूरत है, तो वहाँ इंटरनल नहीं, फिर हमें एक्सटर्नल सोर्स का ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ओवर स्टाफिंग हो ही नहीं सकती, तो वहाँ एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करेंगे। सो एक्सटर्नल सोर्स के बारे में स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।